हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में जाना है ना, जाना ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है रेजिस्टेंस का, और हमने उसको डिफाइन किया क्या होता है, ओम्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओम का सिंबल हम लोग जाना कैसा होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने रेजिस्टेंस के बारे में जानी, और हम लोग आज के पार्ट में ये जानेंगे कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब सपोज बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस है तो वो जो वायर का रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ होगा जो उसको क्या करेगा, अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हैं या लेंथ ऑफ द वायर। वायर मतलब क्या हुई, जिसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। कैसे कि लेंथ ऑफ द वायर पे जो रहता है वो रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ ऑफ द वायर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि वायर का लेंथ जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा वायर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। मतलब कि अगर एक छोटा साइज़ का वायर है तो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, लेस होगा। ये लंबा साइज़ का वायर है, ठीक है, लेंथ इसका ज़्यादा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, करंट को ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ये क्या करेगा, करंट को कम रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो क्या हुआ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द वायर, और उस पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है जिसपे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक वायर बनाया इस तरह से, ठीक है। वायर जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जैसे ये क्या है, ये पेन है, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने एक वायर यहाँ पे बनाया, तो मैं वायर का लेंथ किसको बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा वायर का लेंथ। समझ में आ रही है बात, मतलब वायर कितना लंबा है वो वायर का लेंथ है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जो इसका आगे वाला पार्ट है। मतलब अगर मैं इस पेन को क्या कर रहा हूँ, वायर जैसे ले रहा हूँ पेन को, तो इसका लेंथ कौन सा पार्ट हुआ, ये इसका लेंथ हुआ, है ना। और ये वाला पार्ट क्या हुआ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ। समझ में आ रही है बात। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रही है बात। मतलब कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करूं, डिक्रीज करूं, कम करूं, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, जैसे आप लोग के घर में क्या होता है, जो हाई वोल्टेज का जो भी अपरेटस लगा होता है, जैसे एसी हो गया, ठीक है ना, या फिर फ्रिज हो गया, जो जिसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो वायर का हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, मोटा वायर होता है, थिक वायर होता है। देखा है ना आप लोगों ने, थिक वायर होता है, मोटा होता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला पार्ट को क्या कर देते हैं हम लोग, और मोटा कर देते हैं। तो जितना मोटा करेंगे वायर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा थिक होता जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पास कर पाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे वो क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आई बात, ठीक है ना। थर्ड चीज़ जो होता है जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना। नेचर, जिस कंडक्टर का कौन सा नेचर है, मतलब वो क्या चीज़ का बना हुआ, क्या कॉपर का वायर है, या एल्यूमिनियम का वायर है, या क्या आयरन का बना हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। जैसे कॉपर का वायर अगर है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा, है ना। एल्यूमिनियम का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। समझ में आ रही है बात। तो क्या जिस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो मेटल्स होता है ना, जनरली जो मेटल्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कैसा होता है, रेजिस्टेंस उसका लो होता है ना। इसीलिए मेटल से क्या होता है, करंट आसानी से पास कर पाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। और जो नॉन मेटल्स होता है या इंसुलेटर्स होता है, जैसे पेपर हो गया, ठीक है, उसके बाद लेदर हो गया, ये सब क्या होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आई बात। तो यही होता है नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी रेजिस्टेंस क्या होता है, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे मुझे 3 फैक्टर मिला, और एक फैक्टर यहाँ पे टेम्परेचर भी है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे जो होता है रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मैं किसी वायर का टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा तो उसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रही बात। तो
तो टेम्परेचर पे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो मेरा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, ठीक है, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है। और जब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक रिलेशन बनाते हैं, तो मैंने कैसे किया, यहाँ पे मैंने बनाया रिलेशन, क्या सबसे पहला मैंने किया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। और जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो यहाँ से मुझे मिला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, दैट इज लेंथ बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अगर मैं एक प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ रो से, ठीक है ना, और यहाँ पे L/A। तो ये जो रो है, ये जो रो है इसको मैं बोलता हूँ रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो क्या है, एक कांस्टेंट है ना, और रो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। समझ में आई बात। तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो भी क्या है, रेजिस्टेंस के जैसा ही, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है ना। और रेजिस्टिविटी जो होता है उसका SI यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। क्या होता है, SI यूनिट ओम मीटर होता है। समझ में आई बात। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। समझ में आई बात। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इस कांस्टेंट है जो हमको कहाँ से मिलता है, जो हमें मिलता है यहाँ से। समझ में आई बात, मतलब फैक्टर से मिलता है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या होता है, दोनों ही क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये चीज़ क्या बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी भी होता है उसके साथ भी यही सेम चीज़ है कि वो क्या करता है कि वो भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, जनरली जो मेटल होता है, ठीक है ना, जो मेटल्स होता है उसका रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या होता है, बहुत लो होता है, ठीक है, लो होता है। कहाँ से कहाँ तक उसका जो रेजिस्टिविटी लाई करता है, वो लाई करता है उसका रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के बीच में, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी जो होता है मेटल्स का, है ना, मेटल्स का जो रेजिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁻8 से 10⁻6 तक क्या करता है, वो लाई करता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। ओम मीटर यहाँ तक ये लाई करता है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, है ना, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनका जो रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, थोड़ा हाई होता है, मतलब कि 10⁻12 से लेके 10⁻26 तक हो सकता है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे कॉपर का रेजिस्टिविटी क्या है, कॉपर का रेजिस्टिविटी सबसे लो है, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम है, उससे थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टिविटी है उसका। उसके बाद फिर और दूसरा मेटल जैसे सपोज आयरन है, उससे थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। टंगस्टन का क्या है, टंगस्टन का आयरन से भी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन का यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, टंगस्टन का यूज़ हम लोग फिलामेंट पर, सुना होगा आप लोगों ने, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो हम लोग किससे बनाते हैं, वो टंगस्टन से बनाते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी हाई है। रेजिस्टिविटी हाई है इसका मतलब क्या कि वो ज़्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। इसीलिए बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। सिमिलरली और इसका एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो मेटल्स जो होता है, मेटल्स का रेजिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। मेटल के बाद जो मेटल से थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टिविटी वाला कौन होता है, एलॉयज होता है। एलॉयज पता है ना, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल जो मिक्सचर होता है उसको मैं बोलते हैं एलॉय। तो एलॉय का रेजिस्टिविटी क्या होता है, मेटल से थोड़ा ज़्यादा होता है और एलॉय से ज़्यादा इंसुलेटर का होता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली हम लोग के घर में जो हीटिंग इफेक्ट जो करंट का होता है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है ना आपने, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, तो उससे क्या क्या चीज़ बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करना पड़ता है ना। उसके बाद टोस्टर हो गया, घर का हमारा गीज़र हो गया, ये सब सारा चीज़ में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का यहाँ पे रोल। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग जो हीटिंग इफेक्ट वाला जो भी एपरेटस है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलॉयस का यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए। समझ में आया बात, क्यों, क्योंकि एलॉयस का क्या है, रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा है, इसीलिए वो क्या कर सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। और इसीलिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी क्या होगा, वो गलेगा नहीं, ठीक है, बर्न नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे एलॉयस को यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के सेशन में हम लोगों ने जाना कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोगों ने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं। क्या कहते हैं 4 फैक्टर भाई, तो पहला था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा क्या था, नेचर ऑफ द मटेरियल, और फोर्थ क्या था,
टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चारों फैक्टर्स पे क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मिला करके हमने एक रिलेशन बनाया और वहां से हमने एक कांस्टेंट फाइंड किया जिसका नाम क्या था, रेजिस्टिविटी था। और रेजिस्टिविटी भी क्या होता है, रेजिस्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि मेटल्स का सबसे लो रेजिस्टिविटी होता है और इंसुलेटर का सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी। समझ में आ रही बात। तो ये सारे फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने जाना फैक्टर्स के बारे में जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग और बढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आप लोग को ये सेशन जो है पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरीज हो आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और नोट्स और PDF के लिए हमारे वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।